देखो कल हमने लास्ट में पढ़ा था रदरफोर्ड-लॉरेल्लो ने बोला कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर डीके टी टाइम n नॉट e की पावर माइनस लेम्डा t e नॉट e की पावर माइनस लेम्डा t। अब यहाँ क्या होगा, n नॉट होगा शुरुआत में कितनी न्यूक्लियाई थी, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स इनिशियल, ठीक है ना। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट, लैम्डा क्या होगा, डीके कांस्टेंट, ठीक है ना। और टी क्या हो जाएगा आपके लिए, टी टाइम, टी टाइम बाद में कितनी न्यूक्लियाई बचेगी। मान लो 1000 की कितनी हो जाती है, 800, तो 800 तक होने में कितनी खत्म हुई, 200, तो 1000 थी पहले, बाद में हुई 800, तो n का मतलब है n नंबर ऑफ एटम आफ्टर टी टाइम, नंबर ऑफ एटम आफ्टर टी टाइम, ठीक है। यहां रखोगे 1000, यहां रखोगे 800, ठीक है ना। अब मान लो कि बोलेगा 200 कब हो जाएगी, तो यहां रखोगे 1000, यहां रखोगे 200, उस समय आप टी की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद में आता है एक्टिविटी रेट, रेट ऑफ एक्टिविटी या एक्टिविटी रेट। एक्टिविटी का मतलब है कि कितनी देर में कितनी न्यूक्लियाई खत्म हो रही है, ठीक है ना। अब कितनी देर में कितनी न्यूक्लियाई खत्म हो रही है, ये भी क्या है, लफड़ा है कि कितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो हम इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो dn अपॉन में dt इक्वल टू n नॉट d बटे में dt e की पावर माइनस लेम्डा t। अब डिफरेंशिएशन अगर आता हो तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e की पावर x, ये क्या है, आईएएस ऑफिसर है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जब लॉकडाउन के अंदर, बारात के अंदर रेट बढ़ती है तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, याद ऐसे सिखाया था हमने। तो अब क्या होता है, इस e की पावर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये लेम्डा t का जरूर बिगड़ेगा, तो इसका माइनस का लेम्डा आगे आ जाएगा। तो dn अपॉन में dt इक्वल टू माइनस का n नॉट लेम्डा e की पावर माइनस लेम्डा t, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक्टिविटी रेट r, ठीक है ना। इसको बोल देंगे r नॉट e की पावर माइनस लेम्डा t। अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगभग सेम है, ये है इनिशियल न्यूक्लियाई और ये बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी रेट, ये एक्टिविटी रेट। अब इस एक्टिविटी रेट को, इसकी वैल्यू 1 डीके पर सेकंड, 1 डीके पर सेकंड, इसको बोलेंगे बेक्यूरल। ये क्या होगा, बेक्यूरल, 1 डीके पर सेकंड। तो अगर इसका यूनिट है आपके पास में बेक्यूरल, BQ से प्रेजेंट करते हैं, इस बेक्यूरल का मतलब है 1 बेक्यूरल है आपके लिए 1 डीके पर सेकंड, एक सेकंड में 1 डीके, एक सेकंड में 1। लेकिन अब हमारे पास में क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी लो आए थे, ये दिए थे मैडम क्यूरी ने, इसने रेडियम के ऊपर देखा था, तो रेडियम के लिए इसने एक अलग से यूनिट दी, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं क्यूरी, जिसे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी। 1 क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस 1 क्यूरी, CI लिख देते हैं इसको, 1 CI इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, माइनस 10 बेक्यूरल, माइनस क्या है, माइनस देखिए बहुत धीरे लीके हो रहा है, 50 साल पुरानी तो ले रहे हैं प्लस है, एनसीईआरटी में प्लस है, किताब इंग्लिश में गड़बड़, 10 की पावर 3.7 इंटू 10 की पावर 10। अब ये डीके हर किसी के लिए नहीं है, ये केवल किसके लिए, रेडियम के लिए। किसके लिए दिया हुआ है ये, रेडियम के लिए। रेडियम के लिए ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो मैडम क्यूरी ने देखे थे
3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेक्यूरल, ठीक है ना। जो बेक्यूरल है वो बहुत छोटी है यूनिट, और जो क्यूरी है यूनिट वो बहुत बड़ी है आपके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा हाफ लाइफ, मतलब आपने एक्टिविटी देखी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर देखी। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है ना। पहले 1000 थी, 800 हुई, 800 की 700, 700 की 650, 650 से 625 ऐसे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लगातार सेम टाइम में सेम कम नहीं हो रही, मतलब कि जैसे हर एक सेकंड में मान लो कि 10 न्यूक्लियर खत्म हो जाती है, हर सेकंड में 10 न्यूक्लियर, तो अगले सेकंड में 10 नहीं खत्म हो रही है, कम खत्म हो रही है, फिर उसके अगले सेकंड में और कम खत्म हो रही है। ये डिपेंड किस पे कर रहा था, नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितनी है। तो ये चीज हमने देखी कि इसके अंदर आधा कब हो जाएगा, ये टाइम सबके लिए फिक्स आ रहा है, आधा कब हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई न्यूक्लियर लिया, उसके लिए हाफ लाइफ का मतलब कि कितने टाइम बाद में वो आधी हो जाएगी। 1000 की 500 कब हो जाएगी, 2000 है तो 2000 की 1000 कब हो जाएगी, वो टाइम पीरियड उनका फिक्स आ रहा है, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए अलग अलग आ रहा है, लेकिन उस एक एलिमेंट के लिए फिक्स आ रहा है। उस एलिमेंट को हमने देखा 500 से 250 तक आने में कितना टाइम लगा, और 2000 का 1000 में आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम फिक्स आ रहा था। हम इसे बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब ये हो गया कि आधी जिंदगी कितनी है किसी भी न्यूक्लियर की, वो जितनी भी रखी है उनकी आधी जिंदगी कब होगी, आधे के बाद में वो आधे तो खत्म हो ही जाएंगे, पक्का ये आधे तो खत्म ही हो जाएंगे, बाकी आधे बचे रह जाएंगे। तो टी टाइम बाद, कैपिटल टी टाइम बाद, इसको हम हाफ लाइफ लिखेंगे। अब हो सकता है किसी बुक में टी को ऐसे टी के नीचे हाफ लगा के भी लिख दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, हम कैपिटल टी ही मानते हैं अभी इसको। तो कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ। अगर स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0/2। कैसे, हाफ लाइफ बाद में कितनी न्यूक्लियर बचेगी, जितनी शुरुआत में थी उसकी आधी। तो मैंने ये फॉर्मूला इसके अंदर डाला, तो n0/2 इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लेमडा कैपिटल टी। मतलब कैपिटल टी टाइम बाद में क्या हो रहा है, पहले शुरुआत में थी n0 और अब कितनी होगी, n0/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो n0 से n0 कट गया, 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा टी। इसको भी सॉल्व किया तो इसको किया तो e की पावर लेमडा कैपिटल टी इक्वल टू 2, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग e की पावर लेमडा टी इक्वल टू लॉग ऑफ 2। इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 होती है तो ये बन जाता है लेमडा टी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस e। टी की वैल्यू हो जाएगी हाफ लाइफ लॉग 2 बेस e अपॉन में कैपिटल अपॉन में लेमडा। इस log 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में लेमडा। तो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में डी के कांस्टेंट, लेमडा डी के कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है इस लेमडा की आपको डायमेंशन पूछ लेते हैं, तो डायमेंशन क्या होता है, ये टाइम का इनवर्स है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, t-1। ये वैल्यू कम, यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ बाद में कितने न्यूक्लियर बचेगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बाद में कितने न्यूक्लियर बचेगी, इसका आप कॉन्सेप्ट पे लॉजिक भी लगा सकते हो और इसके लिए फॉर्मूला भी है, लॉजिक भी लगा सकते हो और इसके लिए फॉर्मूला भी है। पहले लॉजिक वाला समझते हैं, ठीक है। पहले लॉजिक वाला ये समझो, देखो मान लो कि शुरुआत में किसी के 16000 न्यूक्लियर, कितनी थी, 16000 और आपको पूछा कि उसके लिए हाफ लाइफ दे दी, ये हाफ है, उसके लिए मान लेते हैं 5 दिन, मान लेते हैं 5 डेज बाद में उसके आधे ही बचेगी, हाफ लाइफ आ गई। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो 1000 कब हो जाएगी, 1000 कब हो जाएगी। तो शुरुआत देखो 0 डेट पे, मतलब कि जब शुरुआत हुई थी तो कितने से हुई, 16000 से, तो 5 दिन बाद में कितनी बचनी चाहिए, 8000। ये वाली बात सुनिए कैसे लिखा मैंने। अच्छा, उसके 5 दिन बाद मतलब 10 दिन बाद में कितनी बचेगी, अब 4। अच्छा, उसके भी 10 दिन, उसके भी 5 दिन बाद में मतलब 15 दिन बाद में कितनी बचेगी, 2। उसके भी 5 दिन बाद में मतलब 20 दिन बाद में कितनी बचेगी, 1000। तो आपको ये समझ में आ गया कि 16000 की 1000 कब हो जाएगी, 20 दिन बाद में। ये तो था लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी कर सकते हो। और अगर आप लॉजिक ना लगाओ तो n अपॉन में n0
उसका एक फॉर्मूला आएगा। ये तो डायरेक्ट लॉजिक से आप क्वेश्चन कर पाओगे कब, जब आपको केवल ऑप्शनल क्वेश्चन आए, ठीक है ना, और चांसेस है कि इस चैप्टर से ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे या वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, तो आप वहां पर तो ये सिस्टम लगा दोगे। नहीं भी लगाते हो तो एक फॉर्मूला है n अपॉन में n नॉट, यहीं से बना हुआ है, n अपॉन में n नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर स्मॉल n, जहां स्मॉल n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब यही क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया इसको करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, स्मॉल टाइम t अपॉन में कैपिटल T, मतलब कितने टाइम बाद में कितनी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब है जैसे मान लो कि किसी की हाफ लाइफ है 10 दिन, ठीक है ना, तो अगर हम 40 दिन बाद में देखें तो कितनी हाफ लाइफ होगी उसकी, 4 हाफ लाइफ, ठीक है ना। अगर किसी की हाफ लाइफ है 7 दिन, किसी की हाफ लाइफ कितनी है 7 दिन, तो अगर हम उसे 49 डेज बाद में देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7 हाफ लाइफ, ठीक है ना। 35 दिन बाद में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ समझ में आ गई। नंबर ऑफ हाफ लाइफ में है टाइम अपॉन में हाफ लाइफ का टाइम कितना था, ये होगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो हम जो हमने क्वेश्चन किया कि 16,000 की कितनी हो जाए, 1000 हो जाए, और जिसके लिए हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 5 डेज। पहले हमारे पास आंसर आ गया था 20, क्या हम इस सिस्टम से निकालते हैं तो भी 20 आता है क्या, चेक करते हैं। तो n की जगह कितना रखेंगे, 1000, क्योंकि लास्ट में कितनी हो जानी चाहिए, 1000। n नॉट क्या है, शुरुआत में कितने एटम्स थे, कितने थे, 16,000 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, इसकी काटापीटी करो, इसको 1 अपॉन 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये कितना हुआ, 1 अपॉन 2 की पावर n, तो n कितना हो गया, n आ गया 4। ये वाली बात समझ में किसकी की है मैंने। अच्छा, तो n इक्वल टू 4 है तो n क्या होता है, t अपॉन में कैपिटल T इक्वल टू 4, तो स्मॉल t इक्वल टू क्या गया, 4t, 4 इंटू हाफ लाइफ कितनी है, 5 दिन, आंसर कितना आ गया, 20। आसान है या हार्ड है ये वाला, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। नीट जेईई में तो आ जाते हैं, आसान है। क्या मैं अब एक क्वेश्चन दूं, आप कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन इस तरह से है, एंड और शुरुआत में है आपके पास में 32,000, शुरुआत में कितनी है, 32,000, 32,000 की लास्ट में जाके कितनी बच रही है, 500 बच रही है, कितनी बच रही है, 32,000 की बच रही है 500। आपको जब इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 2.5 दिन, इसकी हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 2.5 दिन दे रखी है, तो आपको वो टाइम पीरियड बताना है जब ये क्या हो जाए, 32,000 से 500 हो जाए, ठीक है। रफ में करके दिखाओ, इधर n अपॉन में n नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर स्मॉल है, ठीक है ना। तो n कितना है, 500, 32,000 बराबर 1 अपॉन 2 की पावर n, 20 से 20, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 64 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर स्मॉल है। अच्छा, 64 को ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 6, तो कितनी हाफ लाइफ होगी, n की वैल्यू 6, तो स्मॉल t अपॉन में कैपिटल T इक्वल टू 6, स्मॉल t इक्वल टू 6 इंटू 2.5, ये हो गया 15। या फिर तो समझ आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड में जितने न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो करने ही हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल यहीं से पूछ लिए जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, कल मुझे महेश ने फोन किया और मुझे बोला कि सर मैं कंफ्यूज हो गया, पढ़ूं क्या। तो यार कंफ्यूज क्यों हो, मैंने आपको बोला है आप कहीं से भी स्टार्ट करो, पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, चाहे कहीं से भी स्टार्ट करो, आप एनसीईआरटी पढ़ो चाहे आप राजस्थान बोर्ड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, टॉपिक सेम है, टॉपिक तो सेम है, पर बेटर तो यही रहेगा आप राजस्थान बोर्ड के ही क्वेश्चन करो, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में जितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो तैयारी तो हो जाएगी जितनी आनी है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अगर आपने बुक खरीदी हो तो आपके जो सैंपल पेपर है उसके अंदर 8 या 10 सैंपल पेपर है ना, उसके अंदर वर्कबुक के अंदर सैंपल पेपर होंगे,
वर्कबुक आई थी आइडिया की एसपी के साथ में एक वर्कबुक भी आ रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो सारा सिलेबस पढ़ लो, ठीक है ना, चाहे एसपी से पढ़ो किसी से भी पढ़ो, सारा सिलेबस पढ़ने के बाद अब इसमें छोड़ना नहीं है। आप ये सोच रहे हो एसपी के अंदर कोई टॉपिक दे ही नहीं रखा है, तो ऐसा मत कर लेना आपकी है ना, वहां मैं छोड़ देता हूँ उसको, ठीक है ना, एसपी के अंदर कोई टॉपिक नहीं दे रखा है। आप राजस्थान बोर्ड के सारे क्वेश्चन करोगे, सारे क्वेश्चन करने के बाद में वो एसपी की वर्कबुक करोगे, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब बात करते हैं डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, ठीक है ना। मैंने क्लास में अल्फा डीके समझाया था, याद है आपको? किस किसने पढ़ रखा है अल्फा डीके? अल्फा डीके, केवल अल्फा डीके, सर बाकी तो अल्फा डीके समझो। अल्फा डीके क्या चीज है? अल्फा का मतलब होता है हीलियम पार्टिकल। अल्फा का मतलब क्या होगा? हीलियम पार्टिकल। और हीलियम का न्यूक्लियस कैसा होता है? +2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हीलियम के अंदर जेड का नंबर ऑर्डर 2 और ये होता है 4, इस तरह से। तो अल्फा का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा का मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। याद तो समझ में आ गया? अच्छा, अब कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, ये ले लिया जेड, इसमें से क्या किया मैंने? अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो अल्फा कितना होता है? 2 निकाल दिया। तो बचेगा क्या? कोई भी नया एलिमेंट बन जाएगा। अब ये नया एलिमेंट क्या बना? Z-2 A-, सिंपल है केस, याद तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो कि अगर मैं एग्जांपल में देखो कि मैंने कोई एलिमेंट ले लिया है आपके पास में x, जिसके अंदर यहां लिखा है 15 और यहां लिखा है 32, यहां लिखा है 32। तो मैं इसको इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं, कोई फर्क नहीं, समझना जाता है ना, ठीक है। ओके, मैंने इसमें से अल्फा डीके करवा लिया। क्या करवा लिया? अल्फा डीके। अल्फा डीके कर दिया तो नया एलिमेंट बन गया। मुझे यहाँ का नंबर और यहाँ के नंबर चाहिए, तो कितना आएगा? 15 में से 2 गया, कितना आया? 13। तो क्या बनेगा? ये y13 और 28। आसान था ये तो। ये है अल्फा डीके, इतना सही है अल्फा डीके। अल्फा डीके में इक्वेशन पूछ लेगा और डायरेक्ट आपको ये समझा देगा। बैठा क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगा, ध्यान रखना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकल गए, ठीक है ना। अब बीटा डीके को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बीटा डीके 2 टाइप का होगा, एक होगा बीटा नेगेटिव और एक होगा बीटा पॉजिटिव। पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि नेगेटिव निकालना है या पॉजिटिव निकालना है, ठीक है ना। थ्योरी का क्वेश्चन है तो बीटा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझा के आओगे। थ्योरी का क्वेश्चन है तो दोनों समझा के आओगे। और अगर न्यूमेरिकल है तो आप मान लोगे कि बीटा डीके नेगेटिव का ही करवाता है। न्यूमेरिकल है तो मान लोगे बीटा डीके नेगेटिव का ही कराता है, और बोल देता है कि पॉजिटिव का कराना है तो बीटा पॉजिटिव नेगेटिव जो बोल रहा है वैसा करवाना है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब बीटा नेगेटिव क्या होता है इसके लिए पहले एक इक्वेशन समझ लो। न्यूट्रॉन अगर टूटता है तो बनता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव, न्यूट्रॉन अगर टूटता है तो क्या बनेगा? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां तक किसी को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बैठा न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जितने भी प्रोटॉन है, ठीक है ना, जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, इनमें से एक न्यूट्रॉन मर जाएगा, पड़ा ही मर जाएगा। और मर के क्या बनेगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब सोचना, जब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा एक न्यूट्रॉन मर गया, क्या बना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रोटॉन तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन तो 1 से माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन 1 से इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर तो अभी भी सेम ही है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस में रह सकता है? नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियन नहीं है। याद करो, मैंने शुरुआत में चैप्टर स्टार्ट होते ही बोली थी कि न्यूक्लियस में जो रहते हैं वो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन 2 ही होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से बाहर आएगा, बाहर आया तो ये बाहर निकला, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? बीटा पॉजिटिव डीके। क्या बोलेंगे? सॉरी, बीटा नेगेटिव डीके। क्या बोला जाएगा इसको? बीटा नेगेटिव डीके, यहां बोलेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब इक्वेशन के अंदर यहां Z था, यहां A था, यहां से एक बीटा नेगेटिव निकला तो नया एलिमेंट बना, प्लस एक बीटा नेगेटिव बना, बाहर आया ना बीटा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? Z+1। ए के अंदर कोई चेंज आया? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम है। सोचो कैसे? 10 प्रोटॉन थे, 10
न्यूट्रॉन थे। एक न्यूट्रॉन मर गया, क्या बनाया, एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो गए 11, न्यूट्रॉन हो गए 9। 9 और 11 कितने हुए, 20। पहले भी 10 और 10 20 थे, अब भी कितने हैं, 9। 9 और 11 20। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, ये बीटा। अब सोचो बड़ा बड़ा कौन बना है, न्यूट्रॉन। बड़ा बड़ा कौन बना, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को मारने के कोई तो आया होगा, ठीक है ना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि न्यूट्रॉन को मारने जो आता है उसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं उसको, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो कैसे दिखाओगे, ऐसे बी बी बनाइए ऊपर बाहर, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो। मिल गया आपको बुक के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन फूट के ये बीटा नेगेटिव। अब पॉजिटिव केस होता, पॉजिटिव के केस में आपको समझना पड़ेगा, ये था बीटा नेगेटिव नीचे। तेरा दिमाग का नहीं, सही से बता दे, तो तेरे को कहां से नहीं समझ में आया, अब समझना बीटा पॉजिटिव नीचे, ठीक है। अब बीटा पॉजिटिव नीचे, देखो ध्यान रखना, पूरी क्लास का ध्यान मेरे पे होना चाहिए और जो जो शब्द बोलता हूं वैसे वैसे, क्योंकि बाद में समझाना आप बाकियों का टाइम खराब करना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझाना मतलब बाकियों का टाइम खराब करना, समझ में आएगी चीज को वापस समझना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो फिक्स हो जाएगी, फिक्स तो एक बार ही हो गई थी, दूसरी बार तो केवल आप सुन ही रहे हो और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा आपके, ठीक है। अब समझो ये बीटा नेगेटिव के टाइम पे क्या होता है। अब की बार पहले क्या होता था, न्यूट्रॉन टूट के क्या बन रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये रिएक्शन उल्टी होगी, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ध्यान रखना बुक्स में ऐसे बात नहीं है, बुक्स में कैसा लिखा जाता है, बुक्स में इसको उधर भेज देते हैं और प्रोटॉन बन जाता है न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। अब ये केवल कॉन्सेप्ट है, पर मैं जो समझा रहा हूं वो समझते जाओ। इक्वेशन तो यही है, बस बुक्स में इस तरह से लिखी है, बुक्स में ऐसे लिखी है, आपको भी एग्जाम में यही लिखनी है, ये नहीं लिखनी है, ठीक है ना। ये तो यही लिखोगे, यहां नहीं लिखोगे, ठीक है ना। अब ये समझो क्या होता है, आपने छिपकली देखी, मेंढक देखे, छिपकली और मेंढक क्या करते हैं, ऐसे मच्छर खाते हैं ना, ऐसे जीभ निकालते हैं और ये अंदर ले लिया, ठीक है, देखा होगा आपने, ठीक है ना। जैसे अक्षय मच्छर कैसे खाता होगा, जीभ निकालेगा अंदर ले लेगा। तो अक्षय मान लो कि एक न्यूक्लियस है, इसको बैठे बैठे इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में बैठे बैठे प्रोटॉन को किस में बदलना है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को किस में बदलना है, न्यूट्रॉन में। तो इसको चेंज होना है तो इसको कौन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, वो यहां से वो पार्क के पास घूम रहा है, कनोई पार्क के पास में, याद है उसको, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहां से अपनी जीभ निकालता है और वो कनोई पार्क के पास ले जाता है और लगे पकड़ के ले आता है उसको, ठीक है ना। हाँ, मुंह में लेके यहां ले आता है। अब ये वाला जो काम हुआ, सोचो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बैठा बैठा एक इलेक्ट्रॉन को बैठा बैठा गायब कर देता है वहां से, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अपहरण कर लेता है उसका, किडनैप कर लेता है, तो उसको किडनैप करके पास में ले आएगा, और पास में ले आया तो इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है, नहीं रह सकता। तो उसे किसके साथ मिलना पड़ेगा, प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन पकड़ के लेके आया था ना, तो प्रोटॉन कहता है आजा बेटा अपन दोनों शादी कर लेते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन शादी कर लेते हैं, ठीक है, शादी करके क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो बैठे बैठे एक प्रोटॉन तो हुआ खत्म, बैठे बैठे एक प्रोटॉन तो हुआ खत्म, किसमें बदल गया, न्यूट्रॉन में। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो सेम थे, पहले भी जितने थे अभी भी उतने ही हैं, लेकिन हुआ क्या है, प्रोटॉन एक से कम हुआ है और न्यूट्रॉन एक से बढ़ गए हैं। तो अब की बार देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जेड एक एलिमेंट बना y, इसके अंदर क्या बना, एक प्रोटॉन खत्म होना तो z-1, ये तो उतने का उतना। निकला कौन, अभी देखो निकला कौन, ये हाइपोथेसिस है, निकला कौन, ये हाइपोथेसिस है, निकला कोई नहीं, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन गायब हुआ। तो हमने क्या मान लिया, साइंटिस्ट ने क्या मान लिया कि एक चीज ऐसी निकली होगी जो किसको खत्म कर देती है, इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देती है। एक चीज ऐसी निकली जो किसको खत्म करती है, इलेक्ट्रॉन को, उसका नाम ही दे दिया हमने पॉजिट्रॉन, उसका नाम क्या दे दिया, पॉजिट्रॉन। अच्छा, अब ऐसे वाले केस में न्यूट्रॉन बना या मरा, न्यूट्रॉन तो बना, तो बना, बनने के लिए कौन आता है, न्यूट्रिनो। तो यहां कौन आ जाएगा, न्यूट्रिनो। इस वाले केस में न्यूट्रॉन मरा था, इसलिए क्या बना, एंटी न्यूट्रिनो। इस वाले केस में न्यूट्रॉन बना है, इस वाले केस में क्या आएगा, न्यूट्रिनो। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, एक एलिमेंट लिखता हूं,
इसमें पहले आपको अल्फा डीके कराना है, y बनेगा, फिर इसमें करवाना है बीटा डीके, फिर z बनेगा, और इसमें फिर कराना है बीटा, पहले पॉजिटिव डीके कराना है, फिर बीटा नेगेटिव डीके कराना है, और आपके z के बाद में कोई बना, मान लेते हैं z की जगह देखो थीटा एलिमेंट बना देते हैं, नए एलिमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो आपको बताने हैं इनके नंबर्स, आपको बताने हैं इनके ऊपर के नंबर्स। जब यहां पे कितना हो, यहां पे हो 25 और यहां पे हो 52, ठीक है। करके बताओ y के z के और थीटा के, y के z के और थीटा के। ये वाले केस समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब समझना कि बीटा पॉजिटिव या नेगेटिव डीके हो गया, ठीक है ना। अब नया डीके आएगा गामा, ठीक है। अब गामा पार्टिकल नहीं, बीटा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल था, लेकिन गामा क्या है, पार्टिकल नहीं है। अब जब गामा पार्टिकल नहीं है तो गामा क्या है, गामा रेज है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखी होगी, ठीक है। अगर आपने देखी है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक तो रेंज होती है आपकी विजिबल वाली, विजिबल के जस्ट पहले कौन आती है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। ये याद रखना आपको, ठीक है ना, क्योंकि अब चैप्टर तो हटा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें ध्यान नहीं रखना होगा। यूवी, यूवी के पहले कौन आएगा, एक्सरेज, जो एक्सरेज करवाते हैं ना वो, एक्सरेज के पहले कौन आता है, गामा रेज। अच्छा, विजिबल के बाद में कौन आता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद में कौन आता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स के बाद में आता है आपके शॉर्ट रेडियो वेव्स, और इसके बाद में लॉन्ग रेडियो वेव्स। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। आपको केवल ये ऐसे देख के याद रखना है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारी ये विजिबल रेज जब हम इस तरफ जाते हैं ना तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज कर रही होगी, इस तरफ आने पे, इस तरफ आने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ठीक है ना। अच्छा, आपने जस्ट इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आती थी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हाई होती तो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता था। तो अगर आप विजिबल डालते हो, विजिबल से बाहर नहीं आ रहा है तो किससे बाहर आ जाएगा, यूवी से, यूवी डाली, यूवी से बाहर नहीं आ रहा है तो किससे बाहर आएगा, एक्स से। तो इधर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी के, एनर्जी भी इस तरफ इंक्रीज होती है। तो ये लोअर एनर्जी होती है, ये हायर एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो आपको तो खुद को ही पता होगा विजिबल से ज्यादा खतरनाक कौन होती है, यूवी रेस बोलते हैं ना। अच्छा, टीवी पे एड आता होगा यूवी रेस से बचने के लिए फेयर लवली लगाओ, आता है ना, यूवी रेस से बचने के लिए फेयर लवली लगाओ, लगाते होंगे, ठीक है ना। हाँ लगाते हैं, लगाने वाले नहीं, सभी लगाते हैं, नहीं लगाते हो, आप लगाते हो उससे मर जाओगे, आप लगाते हो मौत का डर कैसे लगता है। हाँ, मैं तो लगाता हूँ भाई, फेयर लवली नहीं लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन, ठीक है। यूवी रेस, यूवी रेस से ज्यादा खतरनाक कौन होगी, एक्स रे। अब देखो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है ना, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है तो इनकी पेंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। पेंट्रेशन पावर का मतलब क्या है, छेदने की क्षमता, है ना। हिंदी वाले बोलेंगे भेदने की क्षमता, ठीक है ना, हम बोले छेदने की क्षमता, वो आता है ना। तो वो उसके अंदर नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, सलमान खान की मूवी है, इतने छेद करेंगे छेदी लाल, वो डायलॉग है ना उसका, याद आ रहा है, ठीक है। तो छेदने की क्षमता, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इंफ्रारेड डाली, ठीक है ना, कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हमने क्या डाली, विजिबल डाली, विजिबल से कोई असर नहीं पड़ रहा है, यूवी डाली, यूवी से असर पड़ेगा। यूवी से क्या होती है, स्किन की सेल्स खराब होना शुरू होती है, जैसे सन बर्न होता है, ठीक है ना, धूप में बैठने से काले हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो यूवी रेस की वजह से हो रहा है। अब यूवी रेस से ज्यादा खतरनाक कौन है, एक्सरेज। एक्सरेज हम करवाने जाते हैं ना, ठीक है ना, वो अंधेरे से कमरे में ले जाता है, फिर हाथ टूट गया तो हाथ को रखवाता है और इसके ऊपर एक्सरेज डालता है। तो एक्सरेज क्या होती है, आपके शरीर में से पार हो जाती है,
लेकिन किस में से पार नहीं हो पा रही है अभी? हड्डी में से। ठीक है ना, तो हड्डी में से थोड़ी बहुत पार होती है, थोड़ी कम पार होती है। ठीक है, हड्डी में से। गामा रेस तो सब में से पार हो जाती है। गामा रेस इतनी खतरनाक होती है कि ना आप कंक्रीट की दीवार बना दो ना 10-10 मीटर चौड़ी, तब भी पार हो जाती है। 5-5 मीटर चौड़ी स्टील की दीवार बना दो तो भी पार हो जाती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पार्टिकल ने, जब भी एटम ने क्या किया है, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा, ध्यान रखना अल्फा या बीटा दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं कभी भी। ठीक है ना, अल्फा हो गया तो बीटा नहीं होगा और काफी देर तक नहीं होगा। हमने इक्वेशन में तो लिख दिया, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बीटा डीके करते हैं वो केवल बीटा ही डीके करते हैं, अल्फा नहीं कर सकते। जो अल्फा करते हैं वो अल्फा ही करते हैं, बीटा कभी नहीं कर सकते। अब सुनना ये वाली बात, जब अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है, अल्फा या बीटा में या लगाना मतलब कि या तो अल्फा हुआ होगा या बीटा हुआ होगा। इसके बाद में जो भी स्टेट बनी, जो भी स्टेट बनी वो स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हिंदी वाले बोलेंगे उत्तेजन अवस्था। ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा आपके लिए कि वहां वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कैसे होगा? स्टेबल होता है एनर्जी लूज करने से। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल पहले भी बताया है आपके, मैंने क्या है 100 रुपए दे दिए, तो अब खड़बड़ाहट बचेगी, क्या करेंगे? 100 रुपए का कचौरी खाऊं, चाउमीन खाऊं, मंचूरियन खाऊं, मन में खलबलाटी मच गई कि उस 100 रुपए का क्या करें, और 100 की जगह 1000 डाल दिए होते तो। ठीक है ना, अब किसको पार्टी दूंगा? ठीक है, अब क्या करूं? ठीक है ना, ये खलबलाटी मच गई। अब आप क्या करते हो, जब तक उसका खर्चा नहीं कर देते हो ना, जैसे ना दिवाली की क्या है, दिवाली की खर्चे दे दिए आपके पैसे, दिवाली के खर्च करने के लिए पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो आप क्या, अब पटाखे खरीदूं, ड्रेस खरीदूं, जूते खरीदूं, ठीक है ना, मोबाइल खरीदूं, आप ये सोचोगे, मोबाइल का कवर खरीदूं, ठीक है, ईयरफोन खरीदूं, घड़ी खरीदूं, आप ये सोचते हो। तो जब तक आपके खर्चा नहीं कर देते हो तब तक आप क्या करते हो, उससे एक्साइटेड रहते हो। ठीक है, अगर खर्चा हो गया, मान लो आपको शूज लेने थे और आपको 2000 रुपए मिले और आपने 2000 रुपए के शूज खरीद लिए, अब ठीक है, अब क्या है, अब एक्साइटेड स्टेट से किसमें आ गए? ग्राउंड स्टेट में। अब बाहर जाने का मन नहीं करेगा, बाहर जाके क्या करेंगे? अब तो कर लिया हमने, ठीक है, खर्चा करना था वो कर लिया। तो ऐसा ही किसके साथ हो गया है? एटम के साथ में। एटम क्या करेगा आपके लिए? एटम जैसे ही एक्साइट, जैसे ही उसने अल्फा या बीटा का लूज किया, अल्फा या बीटा डीके किया, तो सोचो मान लो पहले अल्फा डीके किया होगा कोई भी, तो 25 से कहां आ गया? 23। तो 25 वाला जो भी एलिमेंट था उसकी एनर्जी लेवल पहले से ही ज्यादा होती है, तभी तो वो 25 का है। ठीक है ना, अब वो जैसे ही 23 में आया तो एनर्जी लेवल तो थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो 23 की ग्राउंड स्टेट होती है उसका एनर्जी लेवल अभी भी बहुत कम है। ठीक है ना, इसका समझ लो कि ये कोई भी एलिमेंट का एनर्जी लेवल है। ये क्या हुआ कि कन्वर्ट तो हो गया किसके अंदर? एक्साइटेड स्टेट में आ तो गया, अल्फा डीके करवाने से, इस कोई भी एलिमेंट y की एक्साइटेड स्टेट में तो आ गया, लेकिन y की ग्राउंड स्टेट अभी भी दूर है। दूर है का मतलब ये एनर्जी का लेवल अलग अलग है। इसका एनर्जी के लेवल से इस एनर्जी लेवल में जाना है। टोटल कहां से जाना है? x की एनर्जी लेवल से y की ग्राउंड स्टेट में जाना है। अल्फा डीके कराने के बाद में जो y की स्टेट तो आ जाती है, लेकिन कौन सी स्टेट आती है? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड से इसे कहां जाना है? ग्राउंड स्टेट में। तो ये क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। ये करेगा एनर्जी रेडिएट, और जो ये एनर्जी रेडिएशन होगी ये कौन सी रेंज में आ जाएगी? गामा रेंज में आ जाएगी। तो गामा रेज क्या करता है? वो एलिमेंट चेंज नहीं होता है, एलिमेंट तो y का y है, लेकिन किससे जाता है? एक्साइटेड से कहां जा रहा है? ग्राउंड में जा रहा है। तो गामा रेज का डीके समझ में आ गया, गामा रेज एमिशन कैसे होती है समझ में आ गया। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है तो x से बदल के y तो हो गया, x से बदल के y तो हो गया, लेकिन y क्या करेगा? अब गामा रेज देगा। y क्या करेगा? गामा रेज देगा। तो गामा रेज देने से इनके a और z की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आता है। फर्क किसका होता है? उसकी एनर्जी के लेवल का। यहां तक समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब अल्फा, बीटा और गामा तीनों का एक साथ में इनके डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है ना, देखो गामा क्या है? रेज, जबकि अल्फा और बीटा क्या है? पार्टिकल। अल्फा है हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बीटा क्या है? या तो वो पॉजिटिव पार्टिकल होगा या नेगेटिव। तो बीटा नेगेटिव आपके लिए पार्टिकल है और बीटा पॉजिटिव। पार्टिकल मिलता नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, उसे हम बोल देते हैं पॉजिटिव पार्टिकल। बीटा नेगेटिव कौन सी चार्ज की होगी? बीटा नेगेटिव कौन से चार्ज की होगी? इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, बीटा सॉरी अल्फा कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। गामा एक रेस है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे होगा ना। अच्छा,
मैंने क्या किया, इधर से लाइन भेज रहा हूं, अल्फा को भी भेज रहा हूं, बीटा को भी भेज रहा हूं और गामा को भी भेज रहा हूं। जब मैं केवल बीटा बोलता हूं तो बीटा नेगेटिव ही समझना उसको, जब केवल बीटा बोल रहा हूं तो बीटा नेगेटिव समझना। तो अल्फा बीटा और गामा, देखो अल्फा को भेजा तो अल्फा किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, तो अल्फा तो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया आपके लिए अल्फा। बीटा कैसे जाएगा, ऊपर, तो बीटा जाएगा ऐसे। अच्छा गामा कैसे जाएगा, बिना डिफ्लेक्शन के, तो ये गामा जाएगा सीधा। यहां तक कोई दिक्कत, अल्फा बीटा गामा की डेविएशन समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेविएशन कैसे होता है। तो अल्फा इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, बीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, गामा बिना डेविएशन के निकल जाता है। अच्छा जब हम अल्फा की बातें करते हैं तो अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ये भारी है, भारी है मतलब किसके कंपैरेटिव में, बीटा के कंपैरेटिव। बीटा तो अकेला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो होता है 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है ना। और जो हीलियम न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, उससे भारी होगा, क्योंकि उसमें तो 2 प्रोटॉन भी और 2 न्यूट्रॉन भी। तो जो अल्फा होता है उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, पेनिट्रेशन पावर कम क्यों होती है, क्योंकि वो भारी है तो वो जा नहीं पाता, उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड भी कम होती है और पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। इससे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी हो जाएगी, बीटा की, बीटा की स्पीड भी ज्यादा होगी और पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी आएगी, गामा की, गामा तो बिल्कुल पार कर जाएगा, ठीक है ना, किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। स्टील की मोटी सी दीवार होगी उसको भी नहीं छोड़ेगा और उसमें से भी पार होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, टॉप पे कौन आता है, गामा, गामा से कम बीटा, बीटा से कम अल्फा, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब आयनाइजेशन पावर आती है, आयनाइजेशन पावर का मतलब कौन किसको आयनाइज कर सकता है, आयनाइज कर सकता है का मतलब समझ में आ गया। अच्छा अब अल्फा जब निकलेगा ना तो अल्फा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और कैसा पॉजिटिव है, +2, तो किसी के भी पास में जाएगा तो उसे क्या बना देगा, नेगेटिवली चार्ज बना देगा, या जिसके अंदर चला गया उसको पॉजिटिवली बना देगा। तो इसकी आयनाइजेशन पावर कैसी है, हाई, इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, हाई, क्योंकि ये +2 है। अच्छा अब बीटा की बात करें तो बीटा के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आयनाइजेशन पावर होती तो है लेकिन अल्फा से कम, होती तो है अल्फा से कम, और गामा की कोई आयनाइजेशन पावर नहीं होती है, गामा की कोई आयनाइजेशन पावर नहीं होती है। गामा तो करता क्या है, जो भी अगर मान लो ह्यूमन सेल पे गिरा तो ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके ऊपर भी गिरा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गई, ठीक है। ये था अल्फा बीटा गामा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास में लिखा हुआ मिल जाएगा सब कुछ, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो, अब स्टार्ट करो। जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के अंदर, फ्यूजन में तो क्या होता है, जुड़ना है, और फिजन में क्या होता है, टूटना है, ठीक है ना। तो पहले न्यूक्लियर फिजन की बातें करते हैं। तो फिजन में कैसा होगा, यूरेनियम बड़ा टूट सकता है, लेकिन कब, जब यूरेनियम 236 हो। तो यूरेनियम 235 की न्यूक्लियर के अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन घुसाते हैं, धीरे से अंदर बैठा दिया तो ये क्या बन गया, 236, ये 236 अनस्टेबल हो जाएगा और ये क्या करेगा, टूटेगा। तो इसकी इक्वेशंस आपको याद करनी, 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन याद करेगा। अब जैसे ही टूटेगा तो एनर्जी भी निकालेगा, कैसे निकालेगा, क्योंकि यूरेनियम की जो न्यूक्लियर थी उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, जैसे 7.7 थी, तो जो नए बने उनकी कितनी थी, 8.7 थी। तो अब जो ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फर्क आया, तो 235 है यूरेनियम, तो उसमें से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा निकल गया, और ये हीट की फॉर्म में निकला, तो हीट की फॉर्म में हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये वाली एनर्जी तो होती है न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो टूटने से बना, इस टूटने का प्रोसेस क्या होता है, पहले अंदर घुसता है, जो सेल डिवीजन वाला आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर बायो के अंदर पढ़ा होगा सेल डिवीजन, वैसा ही सेम सिस्टम होता है। ऐसे ना डंबल्स बनते हैं, डंबल्स बन के ये टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जब टूट के अलग होते हैं तो इसमें से 2 या 3 अलग से और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, और दूसरी न्यूक्लियर को जाके फोड़ते हैं। तो हर एक जनरेशन में 2 से 3, तो लगभग एवरेज क्या मान रखा है, 2.5, तो 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और 2.5 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आगे एक न्यूक्लियर को फोड़ते हैं। पहले वाले केस में 2 फूटे, पहले वाले में एक फूटा, एक से बाद में 2 फूटे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256, 512, 1028, 1024, 2048, कुछ भी बनता रहेगा। अब ये लगातार, ये सेकंड्स में चलेगा, इतने सेकंड्स में हो जाएगा कि अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा हो जाएगी कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर हम ज्यादा
करवाएंगे, ज्यादा न्यूट्रॉन्स का हम न्यूक्लियस से ब्रेक करवाएंगे तो हमारे पास में एनर्जी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे लिए एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर, या फिर के की वैल्यू है इसका रिप्रोडक्शन फैक्टर, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर डिपेंड करता है कि कितनी न्यूक्लियस आगे ब्रेक कर रही है। अगर एक ब्रेक करती है तो हम उसे बोलते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन, दो एक या एक से ज्यादा हो जाती है जैसे 2 2.5 वो हो जाती है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, और अगर एक से कम हुई तो रिएक्शन रुकने लग जाएगी, चलती रहेगी लेकिन काफी देर बाद में रुकेगी। तो रिएक्शन रोकने के लिए क्या करते हैं, के की वैल्यू को कम कर देते हैं। रिएक्शन को चालू रखने के लिए अगर कंट्रोल मैनर में करना है तो के की वैल्यू 1 रखते हैं, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए एटम बॉम्ब। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। और ये एनर्जी कैसे यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बताया था आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, एक कोर होती है जहां पे ये हीट जनरेट होगी, ठीक है। इसको रोकने के लिए या फिर इसके न्यूट्रॉन्स को धीरे करने के लिए एक तो मॉडरेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। मॉडरेटर के अंदर हम हेवी वाटर यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की रोड्स होती है आपके लिए, बोरॉन की रोड्स, प्लेटिनियम की रोड्स, इस तरह से वर्ड्स लिखे हुए मॉडरेटर होते हैं उनको, ठीक है। हिंदी वाले बोलते हैं मंदक, ठीक है ना। और आपके लिए फ्यूल रोड भी होती है। फ्यूल रोड कौन होती है, जैसे आपने यूरेनियम ले रखा है या प्लूटोनियम ले रखा है तो इनकी जो रोड होती है उनको फ्यूल रोड बोलते हैं। फ्यूल का मतलब जो आपके लिए हीट जनरेट कर रहा है, तो फ्यूल रोड समझ में आ गई। और ये आपके मॉडरेटर क्या होते हैं। मॉडरेटर के बाद में बाहर एक स्टील की दीवार बना दो या कोई भी मेटेरियल की दीवार बना दो, उसके बाहर होता है वर्किंग लिक्विड, वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को एब्जॉर्ब करके वो बाहर जाता है और कंडेंसर में जाता है, ठीक है ना। या उसको कंडेंसर नहीं बोल के हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है, पानी होता है। वो पानी को क्या करता है, गर्म करता जाता है और पानी से क्या बनती है, स्टीम। उस स्टीम को हम कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन में फिर वो जाता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो अब निकलता है वो निकलता है पानी। वो पानी वापस कहाँ डाल दो, हीट एक्सचेंजर में, और वापस क्या बना दो, स्टीम। ये साइकिल तो उधर चलता रहेगा जनरेशन का। इधर जो वर्किंग लिक्विड था वो वर्किंग लिक्विड पहले गर्म आया था, गर्म से स्टीम बनाती तो अब ठंडा हो गया, तो ठंडा होके कहाँ जाएगा, वापस रिएक्टर के अंदर जाएगा और वापस वहां से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करके लेके आएगा और वापस ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसमें 2 साइकिल होते हैं, एक तो होता है स्टीम का साइकिल और एक होता है वर्किंग लिक्विड का साइकिल। वर्किंग लिक्विड एक बार तो कहाँ जाता है, हीट एक्सचेंजर में, और एक बार जाता है अंदर कोर के अंदर, रिएक्टर की कोर के अंदर। और जो वाटर होता है, वाटर से जो स्टीम बनती है, स्टीम जाती है आपके टरबाइन के अंदर और टरबाइन से वापस कहाँ आती है, वापस हीट एक्सचेंजर के अंदर, ठीक है। रिएक्शन रोकने के लिए क्या करते हैं, ग्रेफाइट की रोड्स और बोरॉन प्लेटिनियम की रोड्स को अंदर डाल देते हैं, उससे क्या होता है, रिएक्शन रुक जाती है, और उनको बाहर निकाल देते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। एनर्जी बनती है। हाँ, इसमें हीट की एनर्जी बनेगी। इसके साथ में गामा रेज भी बनती है। गामा रेज जो बनती है वो हमारे लिए नुकसान वाली होती है। गामा रेज के लिए हम स्टील की मोटी मोटी दीवार, कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार बना देते हैं। जहाँ ये रिएक्शन चल रही होती है वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं होती। अगर जिसकी परमिशन होती है, जिसको जाना है, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा है कि वो मरने वाले हैं ना, उनको ही जाने देते हैं, और जिसको भी होता है उससे पहले बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। मरने के बाद में तेरे घर वालों को इतने रुपये मिलेगी, इतने रुपये मिलेगी। अब समझो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। फ्यूजन में क्या होगा कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में आएंगे पास में और चिपक के बैठ के क्या बना देंगे, एक नया पार्टिकल। तो ऐसे केस में क्या होता है, हाइड्रोजन काम में लेते हैं, 4 हाइड्रोजन आती है, मिलती है तो 2 तो प्रोटॉन हो जाते हैं, 2 जो अलग से प्रोटॉन थे वो किस में बदल जाते हैं, न्यूट्रॉन में। कौन सी वाली प्रोसेस होती है, न्यूट्रॉन में बदलने वाली।
ये वाली बीटा पॉजिटिविटी। तो देखो बीटा पॉजिटिविटी क्या होती है, तो सन के अंदर यही प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है ना। जब ये प्रोसेस होती है तो हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इस स्टेट के अंदर जो हाइड्रोजन होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अट्रैक्शन से छूट जाते हैं और फ्लो करते हैं। मतलब रिवर के अंदर ऐसे ना फ्लो कर रहे हैं, ऐसे समझ लो एक रिवर है, रिवर के अंदर हाइड्रोजन का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ नहीं है, कभी भी किसी दूसरे के साथ में चले जाते हैं पास में, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन इतने पास में आ जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। तो जब दो प्रोटॉन पास में आएंगे तो क्या बनेगा आपके लिए? ड्यूटेरियम, ठीक है ना। दो प्रोटॉन पास में आएगा, एक तो बन गया न्यूट्रॉन और एक बन गया इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक तो रह गया प्रोटॉन और एक बन गया न्यूट्रॉन, तो ये बन गया ड्यूटेरियम। फिर ड्यूटेरियम किसके पास में आएगा? एक हाइड्रोजन के पास में हो रहेगा। फिर ऐसे करके वो क्या बनाता रहेगा? हीलियम बनाएगा। लास्ट में जाके एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा? हीलियम। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती जाएगी? हीलियम। इस पूरी प्रोसेस में हीट निकलेगी, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर 4 हाइड्रोजन थे, तो 4 हाइड्रोजन के 2 तो प्रोटॉन रह गए, 2 न्यूट्रॉन में बदलते हैं। तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलता है तो कौन सा डीके होता है? पॉजिटिव डीके। तो ये वाला जब डीके होता है तो कौन निकलता है? न्यूट्रिनो। कौन निकलता है? न्यूट्रिनो। यहाँ तक तो समझ, ये न्यूट्रिनो वाला केस है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेस हुई आपके पास में जो हीट निकलती है ना, वो 4 हाइड्रोजन से निकलती है लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, लगभग 24। 21 में लिख देते हैं कोई बुक में, किसी में 22 लिख देंगे, किसी में 25 लिख देते हैं। अब ये 24 के लगभग है हमारे लिए, तो जैसे ही ये 24 के लगभग है तो 4 हाइड्रोजन से 24 बनी, एक हाइड्रोजन से कितनी बनी? 6, लगभग 6, ठीक है ना। 6 चौक 24 होता है ना, लगभग 6, ठीक है। तो लगभग 6 बनी एक हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन में कितना है? एक न्यूक्लियॉन है। एक हाइड्रोजन में कितना है? एक न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन से क्या होगा? अब देखो क्या होगा कि जब आपके लिए प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं, ठीक है। और ये हीलियम जब बन रही है तो एक प्रोटॉन से, एक न्यूक्लियॉन से क्या बन जा रहा है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जा रहा है, लगभग 6 से ज्यादा भी बन रहा है, लगभग 6 बन रहा है। तो जब हम न्यूक्लियर फिजन देख रहे थे तो फिजन में क्या हो रहा है? 200 यूरेनियम 236 लेके आते थे, 236 से कितनी बन रही है? 200। तो पर न्यूक्लियन क्या बन रही है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, और मान लो लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूक्लियन से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन बन रही है और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बन रहा है? एक न्यूक्लियन से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा एनर्जी कहां बन रही होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, हाइड्रोजन वाले केस में। ये वाली प्रोसेस होती है सन के ऊपर, तो हम इसको, ये अनकंट्रोलेबल प्रोसेस होती है और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉम्ब। तो सन के ऊपर हर सेकंड लगभग 20-30 हाइड्रोजन बॉम्ब फूटते ही रहते हैं, ठीक है ना। साल भर में इतने सारे बम फूट जाएंगे कि मतलब इतनी सारी एनर्जी निकलती है जिसका कोई पार ही नहीं है ना। अब ये जो एनर्जी निकल रही है ये रेडिएट होती जा रही है। सन के ऊपर इतनी सारी हाइड्रोजन है कि वो रोजाना एक दूसरे से फ्यूज हो रही है, हीलियम बनाई जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन क्या होगा? हाइड्रोजन सारी खत्म होकर क्या बन जाएगी? हीलियम। उस दिन सन क्या हो जाएगा? डेड स्टार बन जाएगा। तो डेड स्टार बन जाएगा तो फिर वो ठंडा होने लग जाएगा और उसकी जो रेडिएशन है वो कम हो जाएगी। ऐसा होने में अभी बहुत करोड़ों साल लगेंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। अब जो ये सन पे रिएक्शन हो रही है तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन के अंदर, इसको कभी कभी वर्ड्स में ऐसा आ जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बोल के क्या बोलेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। तो जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन होती है तो प्रोटॉन से प्रोटॉन मिलके जब न्यूट्रॉन बन रहा होगा, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा? न्यूट्रॉन बनता है तो एक चीज निकलती है न्यूट्रिनो। तो जब हमारे लिए सनरेज आती है तो सनरेज, जो ये हमारी हवा है, इसके अंदर कौन कौन है? सोचना, इसके अंदर कौन है? जो लाइट का फोटोन सन से आ रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो सन में क्या क्या है, यहाँ पे है क्या क्या? हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन तो बहुत कम है। ऑक्सीजन है हमारी एयर के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन है एयर के अंदर, धूल के पार्टिकल है बहुत सारे, ठीक है ना। लाइट के फोटॉन्स हैं बहुत सारे। इसके साथ साथ से बहुत सारे क्या है? न्यूट्रिनो। हमारे पास में बहुत सारे क्या आ रहे हैं? न्यूट्रिनो सन से। जो हमारी कभी कभी पूछ लेना आपको कि इस हमारी एयर के अंदर ये जो खाली सी एयर दिख रही है इसके अंदर और क्या क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये छोटी मोटी और दूसरी केसेस है। इसके अलावा और क्या है? धूल के पार्टिकल हो गए। धूल के पार्टिकल के बारे में भी क्या है? तो आप क्या लिखोगे? न्यूट्रिनो। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हुआ आपका टॉपिक खत्म।